मेरी 70 साल की बुढ़िया माँ को किसी दरिंदे ने हमला कर दिया, जबकि मेरी माँ बेवा थी। अब्बू की वफात को 20 साल गुजर गए थे। किसी ने मेरी अंधी माँ के अंधेपन का फायदा उठाया। जब मैं इस रास्ते तक पहुंची तो गुनहगार के बारे में जानकर मैं तड़प कर रह गई। मैं हैरत से कभी डॉक्टर के चेहरे की जानिब देख रही थी तो कभी डॉक्टर के कमरे से बाहर हर बात से बेखबर सामने बैठी हुई अपनी वालिदा को देख रही थी, जो कि आंखों से नबीना थी। मेरा जहन इस बात को तस्लीम नहीं कर पा रहा था कि जो मेरे कान सुन रहे थे एक ना काबिल यकीन सी बात थी। मेरा सर बुरी तरह से चकराने लगा। मेरे दिल की यह हालत थी कि वह जोर जोर से धड़क रहा था और मैं अपने हवास खो चुकी थी। मेरे चेहरे पर पसीने के कतरे नमोदर होकर नीचे जमीन पर भी टपक रहे थे कि ये कैसे मुमकिन था। मैंने हथेली से पसीना साफ किया, बड़ी बेयकीनी से डॉक्टर के हाथ से रिपोर्ट ले ली और उनके कमरे से बाहर निकलकर अम्मा का हाथ पकड़ा और उन्हें क्लिनिक से बाहर ले आई। चंद दिन से अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। जो भी खाती थी जीमत लाने लगता था। मुझे लगा कि उनका हाजमा खराब हो गया है, इसीलिए उन्हें करीबी क्लिनिक पर ले आई। लेकिन जो खबर मुंह मुझे सुनने को मिली, मेरे हवास गुम होकर रह गए थे। मुझे डॉक्टर ने अकेले अपने कमरे में बुलाया था। अम्मी बाहर कुर्सी पर बैठी थी। मुझसे बड़ी राजदारी से यह खबर डॉक्टर ने सुनाई, क्योंकि इस उम्र में आकर औरतें कम ही प्रेग्नेंट होती हैं। मैं अम्मी का हाथ था, मैं गुमसुम सी उन्हें अपने घर ले जा रही थी। कौन हो सकता था ऐसी घटिया हरकत, कौन कर सकता था। मेरे घर बस सिर्फ 3 मर्द थे, मेरा शौहर, ससुर और छोटा जवान देवर। अब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, क्योंकि मेरी अंधी माँ मेरे साथ मेरे ससुराल में ही रहती थी। उनका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। अब्बू के वफात के बाद बहुत मुश्किल से मुझे पाला पोसा और मेरी शादी की। मेरा शोर अच्छा था जो उसने मेरी माँ को मेरे घर में रखने की इजाजत दे दी। मेरी वालिदा पूरा दिन मेरे साथ साथ रहती थी। जब मैं किचन में काम कर रही होती थी तो वह किचन में रखे टेबल पर बैठ जाती और मुझसे बातें करती रहती थी। पूरा दिन घर पर ना मेरे शौहर होते थे और ना मेरा देवर या ससुर। बस नमाज के औकात में वह मस्जिद चले जाते थे। कभी कभी तो वह बाहर अपने दोस्तों में बैठे रहते थे और रात को ईशा के बाद ही लौटते थे। मेरे शौहर उमर की वालिदा के इंतकाल को 5 साल हो चुके थे। मेरे ससुर ने शादी नहीं की थी। देवर भी मेरी और मेरी वालिदा की बहुत इज्जत करता था। ज्यादातर अपने काम से काम रखता था। ना तो उसने कभी मुझसे बेतकल्लुफ होने की कोशिश की और ना ही कभी मेरी वालिदा से बस सलाम करने के अलावा वह बात नहीं करता था। मेरे वालिद के इंतकाल को 20 साल गुजर गए थे और मेरी अम्मी ने मेरी वजह से दूसरी शादी नहीं की थी, क्योंकि वह अंधी थी और वह यह नहीं चाहती थी कि उनका दूसरा शोर उनके अंधेपन का फायदा उठाकर मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। लेकिन आज मेरी माँ के साथ किसी ने उसके अंधेपन का फायदा उठाकर जो कुछ किया था वह मेरी रूह को तड़पा रहा था। अब्बू की वफात के बाद मेरे रिश्ते तो बहुत आते थे, लेकिन मैंने शादी की एक ही शर्त रखी थी कि मैं अपनी वालिदा को अकेला नहीं छोड़ सकती। वह नबीना थी, अकेली घर पर नहीं रह सकती थी। मैं उनकी देखभाल करती थी, इसीलिए उन्हें तन्हा भी नहीं छोड़ सकती थी। यही वजह थी कि मेरा अब तक रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जिस घर में पहले से लड़के की माँ मौजूद होती तो वह यह बात कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि उसके घर बहू के साथ उसकी माँ भी आकर रहने लगे। इसलिए जो लोग इस शर्त के साथ शादी पर राजी हुए, उनके घर में कोई औरत नहीं थी, बस 3 मर्द ही थे और एक उनके वालिद, मेरा शौहर और उसका छोटा भाई। जब मैं रुखसत होकर ससुराल पहुंची तो अम्मी के लिए एक कमरा मौजूद था। मेरे शौहर मेरी वालिदा की बहुत इज्जत भी करते थे। देवर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, ज्यादा वक्त घर से बाहर ही रहता था। बज़हर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था कि मैं उन लोगों पर शक करती, लेकिन जो रिपोर्ट उस वक्त मेरे हाथ में थी वह मुझे कुछ और ही समझा रही थी। ना चाहते हुए भी मेरी सोच अपने घर में मौजूद मर्दों की जानिब जाने लगी। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में पंस चुकी थी। बेशक मेरा शौहर बहुत अच्छा था, मेरा और मेरी माँ का बहुत ख्याल भी रखता था। मेरी माँ के साथ जो हुआ था, अगर यह बात मैं ससुराल में पूछती तो यकीनन माँ के साथ मुझे भी घर से बाहर कर दिया जाता। मैं बहुत परेशान थी। जब घर पहुंची तो अम्मा को भी कुछ नहीं बताया। उन्हें जैसे ही खबर सुनाती तो उनका तो शायद यह सुनकर बीपी हाई हो जाता। वह पहले ही ब्लड प्रेशर की मरीजा कि मेरा जहन बिल्कुल माफ हो चुका था। किस पर शक करती? कौन था जो ऐसी घटिया हरकत कर रहा था? घर पर पहुंचकर चकरा सर के साथ मैं अपनी माँ के कमरे में ही उनके साथ बैठ गई। क्या बात है बेटा, कब से चुप होकर बैठी हो? क्या कहा डॉक्टर ने? अम्मी ने मुझसे पूछा, क्योंकि मैं बहुत बातूनी किस्म की लड़की थी, हर वक्त बातें करती रहती थी। लेकिन आज तो जैसे मेरी बोलती ही बंद हो चुकी थी। हाँ, कुछ नहीं अम्मा, डॉक्टर ने दवा दी है, आप ठीक हो जाएगी अम्मा, आप आराम करें। ये कहकर मैंने अम्मा को उनके बेड पर लेटा दिया और खुद किचन में आकर खाना तैयार करने लगी। लेकिन मेरा जहन मुसलसल अपनी वालिदा की तरफ था। वह आंखों से नहीं देख सकती थी, पर महसूस तो कर सकती थी। ना कोई उनके करीब आता है। कौन हो सकता है, मेरा ससुर
या फिर मेरा देवर मेरे दिमाग के तनाव खींचने लगा कि मेरा सर बुरी तरह से चकराने लगा। मुझे कोई भी राज सच्चाई नहीं दे रहा था। क्या करूं, किससे बात करूं? शौहर अपने वालिद और भाई के बारे में कभी भी ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अम्मी से कैसे बात करूं, कैसे बताऊं उन्हें? जब उमर ऑफिस से वापस आए तो मेरे लिए गुलाब के फूल लाए, लेकिन मैं मुस्कुरा भी न सकी। मैं जिस मुसीबत से गुजर रही थी वह मेरे लिए ना काबिल बर्दाश्त सी थी। मुझे चुप देखकर उमर मुझसे कुछ कहने लगे। क्या हुआ, चुप क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैं क्या जवाब देती? मैंने कहा कि मेरे सर में दर्द है। कहने लगे खाना खा लो, फिर दवाई ले लेना। मैं सोच रहा था कि खाने के बाद लंग ड्राइव पर जाएंगे, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तुम आराम करो। खाना खाकर मैं अपने कमरे में आ गई। अम्मी की रिपोर्ट्स अलमारे में छुपा दी। मैं ये जानना चाहती थी कि आखिर अम्मी के कमरे में आता कौन है। रात को जब उमर कमरे में आए तो मैंने कहा कि अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं उनके साथ सोना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर उन्होंने तराज नहीं किया। कहने लगे, इसमें पूछने की क्या बात है, तुम जाओ, अपनी माँ का ख्याल करो। उमर बहुत अच्छे इंसान थे। वह मुझे कभी मेरी वालिदा के मामले में सख्ती नहीं करते। अम्मी के साथ जाकर लेट गई। अम्मी सो रही थी, लेकिन नींद में उनकी बड़बड़ाहट सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। इसका मतलब कोई रात को मेरी माँ के पास आता है, और उनके साथ पूरी रात में सो नहीं पाई। रात भर कोई कमरे में आया भी नहीं था। सुबह नाश्ते के बाद उमर और मेरा छोटा देवर घर से चले गए। मेरे ससुर अपने कमरे में चले गए। मैं अम्मी को अपने कमरे में ले आई। मैंने अम्मी से पूछा कि रात को उनके कमरे में कौन आता है। जो कुछ कुछ मेरी वालिदा ने बताया मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। मुझे पहले शक ही मेरे ससुर पर हुआ था। घर में हर वक्त वही मौजूद होते थे, लेकिन फिर यह भी ख्याल आने लगा कि वह 5 वक्त बाद जुमात नमाज पढ़ते हैं। मेरा दिल बहुत बड़ा अजीब सा होने लगा। एक तरफ तो वे हर वक्त नमाज पढ़ते हैं, दीन की बातें करते हैं, दूसरी तरफ कभी मुझे अपने देवर पर शक होने लगता। वह रात तक जागता था। उसके कमरे से टीवी की आवाजें आ रही होती थीं। एक बार वह मुझे कहने लगा कि आप बिल्कुल अपनी वालिदा पर हैं। आपकी वालिदा बहुत खूबसूरत है, आपकी माँ की बजाय बड़ी बहन लगती है। ये बात उसने मेरी शादी के शुरू के दिनों में कही थी। मैंने हंसकर टाल दी थी, लेकिन अब जहन में आते ही मेरे अंदर ऐसी आग सी लग गई थी जो कि ना काबिले बर्दाश्त सी थी। कोई मेरी माँ को बेहोश करके उसके साथ जबरदस्ती करता था। मेरी वालिदा को महसूस होता था कि उनके साथ कुछ गैर अखलाकी काम किया जा रहा है, लेकिन वह गुरूदगी में होती थी। मेरे लिए यह बात एक ना काबिले बर्दाश्त सी हो गई थी। शर्म नहीं आती उस शख्स को कि एक अंधी नाभी बीमार औरत को हवस का निशाना बनाते हुए। मेरी बेबसी यह थी कि अगर मैं आवाज उठाती तो तलाक का दाग मुझे मिल जाता। उमर लाख अच्छे सही, लेकिन अपने वालिद के खिलाफ बात नहीं सुनेंगे, ना ही मारेंगे, क्योंकि जितनी वह मेरी वालिदा की इज्जत करते थे उतनी ही वह अपने वालिद की भी खिदमत करते थे। बज़हर तो मेरे ससुर भी मेरी वालिदा को बहन जी कहते थे। मेरे सामने तो उन्होंने कभी नजर उठाकर भी मेरी वालिदा को नहीं देखा था, लेकिन जो कुछ वह शराफत की आड़ में कर रहे थे वह बहुत घटिया काम था। मुझे अपने ससुर पर गुस्सा आने लगा। एक बार वह बाजार से मेरे लिए फल लेकर आए तो 1 किलो अलग से मुझे पकड़ा दिए। कहने लगे, तुम्हारी वालिदा कमजोर होती जा रही है, तुम शायद जजक की वजह से उनके लिए कुछ मंगवाते नहीं हो, इसीलिए ये सेब उन्हें दे देना। उस वक्त भी मुझे यही लगा कि वह मेरी वालिदा के एहसास कर रहे हैं। मेरी रात में आंख खुली तो उमर कमरे में नाते। फिर काफी देर बाद वह कमरे में आते। मैं पूछती कि आप कहाँ गए थे तो कहने लगते, मुझे सिगरेट पीने की आदत है। रात को जब अब्बा गहरी नींद सो जाते हैं तभी सहन में जाकर पीता हूँ, वरना अब्बा को फौरन सिगरेट की बू आ जाती है तो वह मुझे डांटते हैं। मैं मुस्कुराकर कहती कि वह आपके फायदे की ही बात करते हैं, वह मामूली सी बातें जो आम घरों में हो जाती हैं। मुझे वह सब बातों पर शक होने लगा था। मेरा दिमाग चारों तरफ घूमने लगा था। मुझे किसी भी सूरत में उसे मुजरिम तक पहुंचना था। आखिर वह कौन था, मेरा ससुर, मेरा देवर या मेरा शहर? यह सोच सोचकर मेरा दिमाग फट रहा था, क्योंकि इस सब का असर मेरी खुद की शादीशुदा जिंदगी पर भी होने वाला था, और हो सकता था कि मेरा घर भी बर्बाद हो जाता। मेरी माँ इस उम्र में एक बहुत बड़ी अजियत में पड़ चुकी थी, एक ऐसी तकलीफ में जिससे वह अनजान थी, और मेरे लिए यह दोहरी अजियत थी कि मैं कैसे अपनी माँ को यह सब सच बताती। जो मैं डॉक्टर से सुनकर आई थी वह सह नहीं सकती थी, न अभी बताती तो भी ये बात कौन सी चुप सकती थी। मैं बज्झर चुप थी, लेकिन अपने अंदर किस तकलीफ और अजियत से गुजर रही थी ये मैं ही जानती थी। अब मैं रोज उम्र से बहाना बनाती कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपनी अम्मी के पास सोने जा रही हूँ। रात भर मुझे उस शख्स का इंतजार रहता जो मेरी माँ को अजियत देने का सबब बन रहा था। चंद दिन तो उमर चुप रहे, लेकिन इसके बाद वह मुझसे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन मुझसे कुछ उड़े उकड़ से रहने लगे। उनकी नजरों में मेरे लिए शुक साफ नजर आते थे। हमारी शादी को अभी चंद माह ही गुजरे थे। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। दिन भर
वह ऑफिस में गुजार कर आते तो रात को वह कुछ वक्त मेरे साथ गुजारना चाहते थे, लेकिन मैं खुद जिस जहनी अजियत का शिकार थी, मुझे उम्र की उस ख्वाहिश का भी एहसास नहीं था। और अब तो मैं काम करना भी भूल जाती थी। रात को उमर के कपड़े भी इस्त्री करना भूल गई थी। वह पहले ही मुझसे उकड़ से थे। सुबह ऑफिस के लिए लेट हो गए। गुस्से के मारे खुद ही अपने कपड़े इस्त्री करने लगे। जब मैंने कपड़े इस्त्री करने के लिए कहा तो मुझे गुस्से से घूर कर बोले, तुम बस अपनी माँ की खिदमत किया करो, तुम्हारे लिए बस एक वही अहम है। वह उस वक्त इतने गुस्से में थे कि मेरी कोई बात नहीं सुन रहे थे। नाश्ता मैं कैसे बनाती? नाश्ता किए बगैर ही वह दफ्तर चले गए। मैं अपनी वालिदा की वजह से परेशान थी। इस पर उमर का रवैया देखकर दिल बर्दाश्त हो गई थी। मैं अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। रात को उमर का मूड सख्त खराब था, इसीलिए मैंने अम्मी के कमरे में जाना पूछा ही नहीं। उमर से अपनी गलती की माफी मैंने पहले ही की थी, मगर वह कहने लगे कि माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम्हें समझना चाहिए, पूरे दिन मैं तुमसे बात करने का भी मौका नहीं मिलता। वह जल्द से राजी भी हो गए, लेकिन अगली सुबह अम्मी कहने लगी कि कल रात को तुम मेरे पास क्यों नहीं सोई? जब तुम नहीं आती तो वह आता है, और वह रात मेरे लिए अजियत भरी होती है। अम्मी मेरे साथ लगकर रोने लगी थी। मेरा दिल ही तो कट कर रह गया था। मेरे आंसू बहने लगे थे। कौन था जो यह सब कर रहा था? ना मेरा इस शहर में कोई रिश्तेदार था, ना ही कोई अपना जिस पर मैं भरोसा करके अपनी वालिदा को छोड़ देती और वहां आंखों से देख सकती। तब भी मैं उनकी रिहाइश का अलग बंदोबस्त कर देती, लेकिन वह एक मजबूर सी औरत थी। उन्हें वॉशरूम भी मैं लेकर जाती थी। मैं अभी इसी उलझन से नहीं निकली थी कि क्या करूं और क्या ना करूं कि एक बार मुझे अम्मी के चिल्लाने की आवाज आई। मैं हड़बड़ा कर उठी। मैंने बराबर में देखा तो उमर भी कमरे में मौजूद नहीं थे। मैं उठकर फटाफट बाहर निकली तो मेरा देवर मेरी अम्मी के कमरे में था और अम्मी चिल्ला रही थी। अंधेपन की वजह से दाएं बाएं हाथ हिला रही थी, जैसे किसी से अपना आप की कोशिश कर रही थी। कह रही थी, मुझसे दूर रहो। मेरे देवर मेरी वालिदा के बेड से जरा फासले पर था। मुझे देखकर ना फहम सी नजरों से देख रहा था। मुझे तो अपनी अम्मी के कमरे में देखकर एक अजीब सा डर होने लगा। मैंने उसे गड़बान से पकड़कर झंझोट रख दिया। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी माँ के साथ ऐसी घटिया हरकत करते हुए उसकी तो रंगत ही उड़ गई। कहने लगा, भाभी आप क्या बोल रही हैं? मैं तो आपकी अम्मी को चिल्लाने की आवाज सुनकर आया था। मैंने कहा कि झूठ बोल रहे हो, मुझे देखकर बहाने बना रहे हो। तुम रोज मेरी अम्मा को हवस का निशाना बनाते हो। मेरे चिल्लाने पर मेरे ससुर और शौहर दोनों वहां पहुंच गए। मेरा देवर अपना गरेबान मुझसे रहा था। मेरा शौहर भी मेरे पास आ गया। मेरा देवर भी उस वक्त गुस्से से बप पर गया था। कहने लगा कि आपकी माँ मेरी माँ के जैसी है, आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसा इल्जाम लगाते हुए मैं तो सो रहा था। आपकी वालिदा की चिल्लाने की आवाज सुनी तो भागा हुआ चला आ गया। अभी मैं उनसे पूछ भी रहा कि उन्हें क्या हुआ कि आप आ गई। मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे शौहर ने मेरे हाथ से देवर का गड़बान छुड़वाया और मुझ पर भड़क उठे। कहने लगे कि तुमने इतनी रात को क्या तमाशा लगा रखा है? रात के इस पहर तुम चिल्ला रही हो, आसपास के पड़ोसी क्या सोचेंगे हमारे बारे में? मैं उमर की बात को नजरअंदाज करके कहने लगी कि अरमान अच्छा लड़का नहीं है। ये रोज रात को मेरी माँ को बेहोश करके उनके साथ मेरी बात अभी यही पहुंची थी कि एक थप्पड़ मेरे मुंह पर जोर से लगा। मैं दूर जाकर गिरी। क्या बकवास कर रही हो तुम? जो तुम्हारे मुंह में आएगा तुम बोल दूंगी। तुम होती कौन हो मेरे भाई? पर इल्जाम लगाने वाली मेरे ससुर इससे भी गुस्से में थे। कहने लगे, एक तो हमने इसकी सगी माँ को बेसहारा समझकर, बहन समझकर अपने घर में रखा है, और यह है कि एहसान फरामोश बनकर मेरे ही बेटे पर इल्जाम लगा रही है। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरा घर टूट रहा था। मुझे उमर ने कहा कि मेरी वालिदा इस घर में नहीं रह सकती, मैं उनका कहीं और इंतजाम कर दूंगा। मैं पहले ही जहनी अजियत का शिकार थी। अपनी वालिदा को लेकर कहाँ जाती अपना घर? मैंने शाद होते हुए किराए पर दे दिया था। इतनी जल्दी में तो वह खाली भी नहीं होना था। मैं इस कदर परेशान थी कि चकरा कर गिर गई। जब मुझे होश आया तो उमर मेरे पास ही खड़े थे, कुछ मुतफक्कर और गुस्से में थे। मुझे ड्रिप लगी थी। डॉक्टर उमर को मेरा ख्याल रखने का मशवरा दे रहे थे। वह बिल्कुल खामोश थे। मेरी ड्रिप खत्म होते ही वह मुझे घर ले आए। मुझे कमरे में ले जाकर बिठा दिया। खुद भी मेरे सामने बैठ गए। कहने लगे कि जो घटिया इल्जाम तुमने मेरे भाई पर लगाया है, अगर तुम अपनी माँ का इंतजाम ना करती तो मैं तुम्हें रात को ही तलाक देकर घर से निकाल देता। लेकिन तुम बेहोश होकर गिर गई थी और इंसानियत का तकाजा है कि मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता। लेकिन जो खबर मुझे तुम्हें वहां ले जाकर सुनने को मिली, मैं तुम्हें अब कभी भी नहीं छोड़ सकता। तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। मैं उनकी बात किसी बेजान मजस्मे की तरह बेटी सुन रही थी। मेरे लिए ये खबर कि मैं उम्मीद से हूँ बहुत बड़ी खुशखबरी थी। लेकिन जिन हालात से मुझे गुजरना पड़ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे खुश होना चाहिए
या रोना चाहिए? मेरे आंसू बहने लगे। मैं अपनी तकलीफ के हाथों तक चुकी थी। उम्र की बात अभी भी जारी थी। कहने लगे, देखो गुल, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम्हारी माँ की भी बहुत इज्जत करता हूँ। हमारे बाप ने हमें औरत की इज्जत और एहतराम करना सिखाया है। मोहल्ले भर में कभी हमारी ऐसी कोई बात सुनने को नहीं मिली। जो इल्जाम तुमने अरमान पर लगाया है वो बहुत ही बेहुदा है। बेहतर यह है कि तुम इससे माफी मांगो। अब वह बहुत गुस्से में है। अगर तुमने माफी ना मांगी तो तुम्हारी माँ यहाँ नहीं रह सकेगी। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। मुझे तो ये सोचकर हैरत है कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया। वह मुझे तासुर से देख रहे थे। मैंने उठकर अपनी अम्मा की रिपोर्ट्स उमर के सामने रख दी और रोने लगी। उमर ने नासमझ अंदाज से रिपोर्ट्स ली और कॉल कर पढ़ने लगे। एक झटका सा तो उन्हें भी लगा। वह बार बार रिपोर्ट्स पढ़ने लगे। मैं हिचकियां से रोने लगी। मैंने कहा कि इसे पढ़कर मुझे क्या सोचना चाहिए उमर? मेरी माँ चंद माह से यहाँ मेरे साथ इसी घर में रह रही है और रात को कोई इन्हें नशे की दवा सूंघ कर नियम बेहोश कर देता है। उमर वह देख नहीं सकती, वरना वह पहचान जाती कि कौन है मैं, किस पर शक करूं। उमर, मुझे अरमान से माफी मांगने पर कोई तरह नहीं। मैं अपना घर बचाने के लिए अरमान से हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी। लेकिन मुझे बताओ कि जिस अजियत से मैं और मेरी माँ दो चार हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? आप मेरे शौहर हैं, मुहाफिज है आपकी शराफत की गवाही मैं मोहल्ले वालों से क्यों लूं? आप मुझे बताएं कि मेरी माँ आपके घर में रहते हुए भी गैर महफूज कैसे हो गई? इसका कौन कसूरवार है? मुझे तलाक देकर घर से निकाल देना आपके लिए आसान है, ताकि आप लोगों की झूठी शराफत का बरम रह जाए। अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो मुझे एक डीएनए की रिपोर्ट दिखा दें। सच सामने आ जाएगा, और अगर कसूरवार आप में से कोई हुआ तो ये भी बता दे कि उससे क्या सजा दी जाएगी। मेरा लहजा तलक सा हो गया था। उमर ने कहा कि अगर कसूरवार हम में से कोई हुआ तो उसे पुलिस के हवाले कर देना। कुछ ही दिनों बाद तीनों की रिपोर्ट्स मेरे सामने रखी थी। जब मैंने रिपोर्ट्स देखी तो मेरे होश ही उड़ गए। डीएनए के मुताबिक वह तीनों बेकसूर थे। मैं यह भी समझ लेती कि उन्होंने रिपोर्ट्स गलत बनवाई है, लेकिन उम्र मुझे खुद अस्पताल ले गए थे और जिस लेबोरेटरी से टेस्ट हुआ था वह एक जानी मानी लेब थी। अब तो मैं शशोपज में मुब्तला हो गई थी। कौन था जो मेरी वालिदा के साथ यह सब कुछ कर रहा था? उमर ने मेरी वालिदा के कमरे में एक कैमरा लगा दिया और जैसे ही एक शख्स मेरी वालिदा के कमरे में दाखिल हुआ, उमर मेरी वालिदा के कमरे में चले गए और उसे पकड़ लिया। उसने अपने चेहरे पर नकाब बंधा हुआ था। जब उसने नकाब को मैंने उतरा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वह और कोई नहीं, हमारी ही गली का एक फकीर था। अम्मी के कमरे की खिड़की पिछली तरफ खुलती थी, वहां एक गली थी। वह फकीर वहीं से अंदर आता था। मेरी माँ को नशे की दवा सूंघा कर उनके साथ गलत कार्य करता था। उमर ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। उमर के साथ जाकर मैं अपनी वालिदा का डीएनए भी करवा रही थी। फिर यह सोचा कि हर इंसान बुरा नहीं होता। घर वालों के मशवरे और अम्मी की मर्जी से मैं खुद अम्मी को अस्पताल ले गई और वहां जाकर उनका अबॉर्शन करवा दिया, क्योंकि इस मामले में मेरी माँ की कोई गलती नहीं थी। वह किसी और के गुनाह का बोझ उठा रही थी और उसका गुनहगार सुलह के पीछे थे। इसके बाद से उमर ने अम्मी के लिए एक नौकरानी का बंदोबस्त किया, जो आज भी मेरी अम्मी के साथ उनके कमरे में होती है और मेरी अम्मी की देखभाल करती है। लेकिन आज भी जब मैं उसे वाक्य को याद करती हूँ तो मेरी जान निकल जाती है कि मेरी बेचारी माँ किन हालातों से गुजरी। दोस्तों, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आपके माता पिता बूढ़े हैं, अंधे हैं या खुद से कुछ नहीं कर पाते, तो उनके लिए जरूरी है कि आप उनके कमरे में कोई कैमरा लगाएं और उन पर नजर रखें, ताकि आपको पता चल सके कि वे किसी मुश्किल में तो नहीं। अगर आप 24 घंटे उनके पास नहीं रह सकते या शादीशुदा हैं और उनके पास नहीं सो सकते, तो इस तरह का इंतजाम करना बेहतर होगा। उम्मीद करती हूँ कि इस घटना से आप लोगों को जरूर कुछ न कुछ सीख मिली होगी। इसे लाइक करके अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करना मत भूलिए।